दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी दिलचस्प और आंखें खोलने वाली है। एक ऐसी कहानी जिसमें किसी और के दुष्कर्मों की सज़ा कोई और भुगत रहा है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा अंत तक सुनने की कोशिश करिएगा और फिर आपकी जो भी राय या सजेशंस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज जोशी और आप सुन रहे हैं द येलो स्टोरीज। ये कहानी है रेखा भारद्वाज की, जो पेशे से एक वकील हैं हाई कोर्ट में। कुछ कारणों से वो अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। 2021 से 2025 आते आते तक इस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह पलट गई। भूत प्रेत जादू टोना जैसी चीज़ों पे ना बिलीव करने वाली लड़की का जीवन अब पूरी तरह इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। 2021 मार्च में रेखा की माँ का देहांत हो गया। माँ की मृत्यु के बाद रेखा काफ़ी उदास और अकेली अकेली रहने लगी। इनफैक्ट 1 साल तक तो उसने कुछ काम भी नहीं किया। हालांकि इसका पूरा रीज़न माँ की मृत्यु नहीं था, बल्कि उसके परिवार का भयानक और डरावना अतीत भी था। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि 2021 के बाद रेखा के साथ हुआ क्या क्या। तो रेखा अपने घर से कोर्ट या क्लाइंट से मीट करने के लिए स्कूटी पे जाया करती थी। रेखा को स्कूटी चलाना बहुत अच्छे से आता था और उसका मानना ये था कि स्कूटी से जाने के कारण वो ट्रैफिक से बच सकती है, विच इज़ समवट ट्रू। माँ की 13वीं के अगले दिन ये अपने क्लाइंट से मिलने के लिए कोर्ट गई। कोर्ट से वापस आते वक्त इसको ऐसा लगा, और ये समय दोपहर का है तो अच्छा खासा उजाला है, कोई रात नहीं हो रही है, अंधेरा नहीं है। दिन के उजाले में वापस आते वक्त जब ये स्कूटी से वापस आ रही थी तो इसको लगा कि रेखा के पीछे कोई बैठा हुआ है। थोड़ी स्कूटी भारी सी हो गई, थोड़ी हिली, तो इसने साइड मिरर में चेक करने की कोशिश की। जब साइड मिरर में देखा तो शी वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, बिकॉज पीछे उसको अपनी माँ दिखी और माँ का चेहरा आधा जला हुआ था। गाड़ी डिसबैलेंस हुई, स्किड हुई, थोड़ी चोट वोट लग गई उसको। बट रेखा ने डिसाइड किया कि ये बात वो किसी से शेयर नहीं करेगी। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि रेखा के परिवार में अब उसका एक छोटा भाई उसके साथ में रहता है। रेखा के पिता की मृत्यु 2015 में ही हो गई थी। सब वो है और उसका छोटा भाई है। छोटे भाई को कोई टेंशन ना हो, फालतू यहाँ वहाँ की बातें ना हो, ये सोच कर कि रेखा ने कहा कि एक्सीडेंट की बात और ये मम्मी को देखने वाली बात वो किसी को नहीं बताएगी। और रेखा ने खुद भी इस बात को एक वहम की तरह लिया और धीरे धीरे भूलने की कोशिश करती रही। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए, लेकिन बीच बीच में रेखा की तबीयत खराब होने लग गई। कुछ सीरियस नहीं था, छोटा सा कभी जुकाम हो जाता था, कभी वीकनेस लगती थी बस। एक रात रेखा की लगभग 12-1 बजे नींद खुली और उसने देखा कि वो हॉस्पिटल के बेड पे है। सामने भाई है, सो रहा है। तो उसने अपने भाई को बुलाया चिल्ला करके कि भाई क्या हुआ। भाई एकदम से खुश हुआ, उसके पास आया तो रेखा देखती है कि भाई का चेहरा भी आधा जला हुआ है। रेखा बहुत डर गई। रेखा ने अपनी फट से आंखें बंद की डर के मारे, और आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंखें बंद में ना उसको आवाज़ आ रही है उसके भाई की कि दीदी प्लीज़ आंखें खोलो, दीदी क्या हो गया बताओ ना प्लीज़। धीरे धीरे डर के मारे उसने अपनी आंखें खोली तो रेखा ने देखा कि अब भाई नॉर्मल है, कोई चेहरा जला हुआ नहीं है। तो रेखा को लगा कि वापस से एक ट्रॉमा लग गया उसको। उसने अपनी माँ को देखा था कुछ समय पहले अपनी गाड़ी के पीछे। तो उसने नॉर्मली बात करनी शुरू करी अपने भाई से। उतने में ही डॉक्टर्स भी आ गए थे आवाज़ वगैरह सुन के। तो डॉक्टर्स ने रेखा को बताया कि वो पिछले 1.5 दिन से अनकॉन्शियस हॉस्पिटल में है, उसे होश ही नहीं आया पिछले 1.5 दिन से। बट डॉक्टर ने ये भी कहा कि नथिंग टू वरी, ये थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण या फिर बीपी शूट होने के कारण और भी बहुत सारे ट्रॉमास हैं जिनके कारण ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट, सब कुछ ठीक है। बट रेखा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो डॉक्टर के जाने के बाद उसने अपने भाई से पूछा कि यार तू बता मुझे हुआ क्या है, मैं यहाँ पहुँची कैसे, और 1.5 दिन से अनकॉन्शियस हूँ, मुझे होश ही नहीं आया बीच में। तो उसके भाई ने बताया कि दीदी 2 रात पहले आप सोए में कुछ बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आपको उठाने की कोशिश करी तो आप तुरंत उठे, आपने कोई बात नहीं करी, आपकी आंखें बंद थी, आप सीधे बाथरूम में भागे। बाथरूम में जाने के बाद मुझे कांच टूटने की आवाज़ आई। आप हंस रहे थे अंदर, और थोड़ी देर में आप बाहर आए। आपके चेहरे से भी खून निकल रहा था, आपके पाँव में भी चोटें लगी थी।
लेकिन आप आंखें बंद करके आए, बेड पे आके सो गए, फिर आप उठे ही नहीं। तो भाई ने क्या किया इसके बाद कि सबसे पहले अपने चाचा को फ़ोन लगाया कि चाचा मेरी दीदी को चोट लग गई है, क्या आप आ सकते हो। चाचा ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन काटने से पहले ये बोला कि सबको अपने अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ती है। भाई को उस टाइम पे बहस करने का टाइम नहीं था, तो भाई ने इमरजेंसी नंबर पे फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस को बुलाया और दीदी को एडमिट कर दिया। अब रेखा और रेखा का भाई दोनों ये बात तो समझ गए थे कि माँ बाप के जाने के बाद परिवार वाले तो उनके साथ में नहीं थे, मगर इसका कारण क्या था। खैर, रेखा ने ये सब सुनने के बाद अपने भाई को गले लगाया, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई और लगातार उसको सॉरी बोलती रही। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके कारण उसका भाई सफ़र कर रहा है। रेखा ने ये बात किसी से शेयर भी नहीं करी, ना अपने कलीग से, ना अपने आस पड़ोसियों से। उसने ये सोचा कि अगर मैंने ये शेयर किया तो एक तो उसके प्रोफेशन के लिए भी ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी और इवेंचुअली ये अफेक्ट करेगी उसके भाई के फर्दर एजुकेशन या उसके लाइफ में। तो उसने डिसाइड किया कि चुपचाप रहते हैं, जो हुआ सो हो गया, यहाँ से कुछ नया लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ना, ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार होता रहा। रेखा को हर कभी बाहर, कभी किसी बिल्डिंग में, कभी अपने घर में अपनी माँ दिखाई देने लग गई और सेम वैसे ही आधा चेहरा जला हुआ और वो दूर खड़ी हुई है। उसे पता है कि माँ है, लेकिन ना बात हो पा रही है ना कुछ। और अंत में ये समझ में आता था कि ये रेखा जो देख रही है वो लगभग उसका सपना जैसा ही है, मगर वो बहुत हकीकत जैसा लगता था। तो फाइनली क्योंकि ये बार बार होने लगा तो रेखा ने सोचा कि डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा। जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो धीमे धीमे ये बात ना उसके कलीग्स को भी पता पड़ गई, सोसाइटी में भी पता पड़ने लगी और रेखा और ज़्यादा टूट गई। और धीमे धीमे रेखा ने बिल्कुल घर से निकलना ही बंद कर दिया। अब लगभग 1 साल के बाद 2022 मई का समय है, लगभग 1 साल के बाद रेखा ने सोचा कि अपने साथ से जो हुआ या हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है ना। तो भाई की खातिर एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो उसने कहा नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए एक ट्रिप प्लान करते हैं। तो उसने एक बीच में एक बढ़िया सा रिजॉर्ट बुक किया। उसने कहा भाई अपन दोनों जाएंगे और थोड़ा सा मौज मस्ती करेंगे, लेट्स हैव सम चेंज एंड देन विल कम बैक स्टार्ट अ न्यू लाइफ। भाई भी खुश। दोनों पहुँचे रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट के रूम में पहुँचते से ही रेखा को वहाँ पे भी अपनी माँ दिखी। इस बार चेहरा तो आधा जला हुआ था, बाल खुले हुए थे और रो रही थी वो। तो रेखा ने कोशिश करी उनसे बात करने की और रेखा की माँ की आत्मा ने उनसे बात भी करी। रेखा की माँ ने उसे बोला कि ये सब तेरे पिता के कारण हो रहा है और अब हमारे परिवार का कोई भी नहीं बचेगा। अब रेखा ये सब सुन के बहुत डर गई। उसने पूछने की भी कोशिश करी कि माँ बोलना क्या चाह रही हो, मुझे डिटेल में बताओ। माँ ने कहा मैं तेरे को सब बताऊंगी समय आने पर। और इतना बोल करके माँ की आत्मा गायब हो गई। अब रेखा बहुत शॉक में थी। तुरंत याद आई कि मैं तो अपने भाई के साथ में आई थी। तो उसने भाई को ढूंढना शुरू किया कि भाई कहाँ है, भाई कहाँ है। भाई उसे दिख नहीं रहा है, लेकिन उसको भाई की आवाज़ आ रही है कि दीदी क्या हो गया आपको, दीदी प्लीज़ होश में आओ, दीदी क्या हो गया। और रेखा की आंखें खुलती हैं। रेखा फिर से हॉस्पिटल में अपने भाई से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, मम्मी आई थी, चेहरा जला हुआ था। भाई बोला नहीं दीदी, आप पिछले 2 घंटे से हॉस्पिटल में हो। रिजॉर्ट के अंदर घुसते से ही आपका शरीर बहुत अजीब तरीके से कांप रहा था। आप कांपते कांपते नीचे गिरी और थोड़ी देर में आप बेहोश हो गई। हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करके मैं आपको इस हॉस्पिटल में लेकर के आया। उतनी देर में डॉक्टर्स आए तो डॉक्टर्स ने बताया कि शायद ये एपिलेप्सी है, जिसको मिर्गी का दौरा बोलते हैं। रेखा को पता था कि वो अगर डॉक्टर को भी कुछ भी बोलेगी तो डॉक्टर मानेगा तो है नहीं, तो रेखा चुपचाप रही। हॉस्पिटल में ही कोई ऐसी अननोन व्यक्ति था जो रेखा को ये सब होते हुए देख रहा था। तो उसने रेखा को बोला कि यहीं पे ना एक बाबा हैं, एक बार उनसे मिल करके आ जाओ। उन्हें कुछ बताना मत, जनरली वो खुद ही बता देते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, बट एक बार मिल करके आओ, क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ ये मिर्गी के दौरे नहीं है। रेखा बोली ठीक है। अब ये रेखा वही है जो बिल्कुल भूत प्रेत पिशाचों बाबाओं पे यकीन ही नहीं करती है, पेशे से वकील है,
एक पढ़ी लिखी लड़की है, बिल्कुल बिलीव नहीं करती, लेकिन मरता क्या नहीं करता। तो ये शाम को वो बाबा के पास गई। जैसे ये बाबा की कुटिया या फिर छोटे से घर में पहुंची, बाबा ने इसके घुसते से ही बोल दिया, मतलब इसने एक शब्द भी नहीं बोला है, बाबा ने सीधे से बोला, बाबा ने उसे देखते से ही बोला कि तेरे परिवार का किया अब तुझ पर है और तेरे परिवार के ख़त्म होने तक रहेगा। रेखा बहुत डर चुकी थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो जाएगी नहीं, उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वो सामने बैठी, उसने बाबा से रिक्वेस्ट करी कि बाबा आप मुझे प्लीज़ बताओ कि ये हुआ क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं किस बात की सज़ा भुगत रही हूँ। और हाँ, अभी तक रेखा ने बाबा को अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि माँ उसके सपने में दिखती है या माँ उसे हकीकत में दिखती है, चेहरा जला हुआ है या फिर जो कुछ भी माँ ने बोला, कुछ नहीं बताया। बाबा ने अपने आप उसको बता दिया कि तेरे परिवार के पिछले कर्म हैं जो तू भुगत रही है। अच्छा, पता लगाने के लिए बाबा ने अपनी ही कुटिया में एक छोटा सा हवन या यज्ञ शुरू किया। ये नॉर्मल हवन नहीं था, इसमें बाबा ने जो है रेखा के और रेखा के भाई के थोड़े से बाल मांगे, उनके थोड़े कपड़े के टुकड़े मांगे और भी कुछ चीज़ें मांगी, जैसे माँ बाप की फ़ोटो भी मांगी, और ये सब लेकर के वहाँ रखी, कुछ चीज़ें जलाई, कुछ चीज़ें बहाई, एक छोटा सा यज्ञ किया, एक आधा एक घंटे का। फिर बाबा ने रेखा को बताया कि उसके पिता ने कई बार जादू टोने का सहारा लिया है और ये किसी और पे नहीं किया, ज़्यादातर अपने ही परिवार वालों पे किया। कभी किसी ज़मीन को लेके, कभी प्रॉपर्टी को लेकर के, या कभी सिर्फ किसी से जलन को लेकर के, किसी का बच्चा अच्छा कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो उस पर जादू टोना कर दो। इनफैक्ट इसके पिताजी जादू टोना खुद सीख रहे थे, तो अब ये किसी से करवाते नहीं थे, आधा सीख करके खुद ही लोगों पे जादू टोना कर रहे थे। इस जादू टोने के चक्कर में इनके परिवार के कई लोग मारे गए, कुछ लोग पागल हो गए और कुछ लोग बाहर गए तो वापस ही नहीं आ पाए, यानी कि ना उनकी लाश मिली, ना वो पागल हुए, गायब हो गए। बहुत नुकसान हुआ इनके परिवार को। अब परिवार वालों को पता तो था कि ये कर कौन रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो फाइनली जब ये चीज़ें बढ़ने लगी तो परिवार वालों ने इसके पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन पिताजी शांत नहीं रहे। अब उन्होंने और ज़्यादा हरकतें करना शुरू कर दिया। अब वो छोटी छोटी बातों पे लोगों को मुंह पे बोलने लग गए थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, भूत छोड़ दूंगा तेरे ऊपर, और लोगों का नुकसान होना शुरू हुआ। जब ये चीज़ बहुत बढ़ गई तो सारे परिवार वालों ने एक अघोरी को पकड़ा, यानी कि पकड़ा क्या, उनके कांटेक्ट में एक अघोरी आया, तो उन्होंने अघोरी से रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा हमारे परिवार में हो रहा है और शायद हमको पता है कि कौन कर रहा है, क्या इसका कुछ इलाज है। अघोरी ने कहा देखो उसकी जो विद्या है वो भी अधूरी है, तो वो अधूरी विद्या यूज़ कर रहा है। हम एक काम कर सकते हैं कि जो कुछ भी उसने तुम पर किया है या जो भी वो कर रहा है, हम 3 दिन का एक तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं और ये चीज़ वापस उसी पे ही भेज सकते हैं। परिवार वालों ने हामी भरी, क्योंकि उनको अपने परिवार की चिंता भी थी। अघोरी ने पूजा शुरू की। 3 दिन की इस तांत्रिक पूजा में अघोरी ने शायद गलती से या जान करके जो उन्होंने किया था, मतलब जो रेखा के पिता ने किया था, वो तो वापस भेजा ही भेजा, लेकिन साथ में जो इनके परिवार के लोग जो मर गए थे, जिनकी आत्माएं भटक रही थी, उन्हें भी इनके साथ वापस भेज दिया। अब ये आत्माएं काफ़ी क्रोधित हो गई थी, इसीलिए बाबा ने बताया कि अब ये आत्माएं जब तक तुम्हारे पूरी परिवार को ख़त्म नहीं करेंगी, ये वापस नहीं जाएंगी, और ये इतनी स्ट्रांग हैं और ये इतनी परेशान हैं कि इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। तब भी बाबा ने क्या किया कि अपने मंदिर से एक डोरा मंत्रित किया और दोनों भाई बहनों के हाथ में बांध दिया और बोला कि ये डोरा तुम्हारी रक्षा कर सकता है फॉर अ टाइम बिंग, ये तुम्हारे संकटों को टाल सकता है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। ये सुनकर के रेखा बहुत उदास हुई, आज भी है, और वहाँ से अपने भाई को लेकर के वापस आ गई। जब रेखा अपने घर पर आई तो फिर से रेखा को अपनी माँ की आत्मा दिखाई दी, उसी हालत में, बिखरे बाल, आधा चेहरा जला हुआ, रोती हुई। रेखा की माँ ने भी रेखा को यही सब बताया कि किस तरीके से उसके पिताजी के दुष्कर्मों की सज़ा उनके पूरे परिवार को मिल रही है। पहले वो खुद ख़त्म हो गए, फिर उसकी माँ ख़त्म हो गई, और अब शायद अगली बारी खुद रेखा की है। रेखा के पास ना कुछ बोलने को था, ना कुछ समझने को। बस रेखा को लगा कि शायद यही नियति है।
2023 से 2024 में रेखा की काफ़ी तबीयत खराब हुई और इस बार चीज़ें सीरियस थी। उसके लीवर ने 100% काम करना बंद कर दिया था, यानी कि वो पूरा 100% एक्टिव नहीं था, फिर कुछ ही भाग बचा हुआ था। मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान हुई। उसे बस ये लगता था कि अपने पिता के बुरे कर्मों की सज़ा चुका रही है वो। रेखा को पता है कि उसकी माँ की आत्मा और बाबा का दिया हुआ वो काला डोरा उसे ज़्यादा दिनों तक बचा के नहीं रख सकता। मगर उसके जाने के बाद अगली बारी किसकी है? उसके छोटे भाई की, जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई। बस यही सोच करके रेखा आज भी बहुत परेशान रहती है। दोस्तों, ये कहानी या ये सच्चाई तो यहीं तक थी। आगे 2025-26 में क्या होगा रेखा के साथ, ये तो कोई नहीं जानता। मगर एक सवाल है मेरा, क्या सच में किसी के बुरे कर्मों की सज़ा किसी और को चुकानी पड़ सकती है? अंत में बस एक मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी की तरक्की से अगर खुश ना हो सको तो इतना भी मत जलो कि उस पर जादू, टोना और टोटकों का सहारा ले लो। क्योंकि जिस दिन ये टोने टोटके आप पर वापस घूम कर आए ना, तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। आपकी क्या राय है इस पे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको ये आज की कहानी और संदेश अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों, फैमिलीज़, कलीग्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मुलाकात होगी आपके साथ फिर से किसी ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।